तो ये जो जगह बताया गया, ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त, इन्हीं जगहों पर ही जो द्विजाति लोग हैं कोशिश करके रहने की रहें। और शूद्र को जरूरी नहीं है कहाँ रहना, वो जहां कहीं भी रह सकता है। क्यों? वृत्तिकर्षित, जहां उसको वृत्ति मिले, जॉब मिले, प्रोफेशन, या उसको पैसा कमाने की चांस मिले, वो कहीं भी रह सकता है। तो शूद्र कहीं भी रह सकता है। वृत्ति, क्योंकि उसको वृत्ति की जरूरत है। वृत्ति मतलब जिसको आजकल कहते हैं जॉब, पैसा कमाने या धन कमाने की जरूरत है, तो वो तो कहीं भी रह सकता है। पर जो द्विजाति है, द्विजाति क्लियर है सबका, द्विज, जिनका दोबारा जन्म हुआ। दोबारा जन्म मतलब जो एजुकेटेड है। तो जैसे शुरू में मैंने एक बार कहा था, सारे मनुष्य जाति को हमारे यहाँ दो तरह से बांटा गया धर्मशास्त्रों में, दो तरह से, द्विज और शूद्र। द्विज जिनका दो बार जन्म हुआ, एक माँ के पेट से और एक गुरु के पेट से, मेटाफोरिकली, जिसका मतलब है जो एजुकेटेड हैं, जो स्कूल कॉलेज, मतलब आज की भाषा में मैं यूज कर रहा हूँ, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह गए हैं, पढ़े लिखे हैं। प्राचीन काल में जो गुरुकुल वगैरह गए हैं, गुरुकुल नहीं भी गए हैं तो किसी गुरु से उन्होंने अध्ययन किया। उन दिनों भी होम स्कूलिंग बहुत होती थी, है ना, नहीं? जैसे अमेरिका में भी होम स्कूलिंग बहुत है ना, पॉपुलर है। तो होम स्कूलिंग, क्योंकि इतनी हर जगह तो गुरुकुल नहीं होते थे, तो बहुत सारे होम स्कूलिंग भी होती थी, पर पढ़ाई लिखाई की है ना, तो वो द्विज कहलाते थे। और जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया वो शूद्र हो गए। और वो द्विज तीन तरह के बांटे गए, बेस्ड ऑन उनकी जो जॉब है, उनका एटीट्यूड है, उनकी जो नेचर है, उसके हिसाब से तीन तरह से बांटे गए। वो हमने मनुस्मृति में इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। गीता में भी आप पढ़ते हैं 17 या 18 चैप्टर में भी उसकी डिटेल में है। तो वो जो द्विजाति मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अपने प्रोफेशन के कारण तीन जाति है, उनको, जो वहां रहते हैं तो रहते हैं, जो नहीं भी रहते हैं उनको ये कोशिश करना चाहिए कि ये इसी एरिया में ही आकर के रहें। और जो शूद्र है उसको तो जॉब की जरूरत है, वो तो कहीं भी माइग्रेट करेगा। देखिए आज सारे दुनिया भर में माइग्रेट करते रहते हैं, हर व्यक्ति माइग्रेट करता है। क्यों? जॉब के लिए, जॉब की इश्यूज हैं, जॉब के लिए या ज्यादा पैसा कमाने के लिए, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। आप कहेंगे कि ये इसकी क्या जरूरत थी, ये मतलब इस तरह की टेम्परामेंट की क्या जरूरत है कि आप इसको मार्केटिंग, मार्केट की फिलोसफी, ये साइकोलॉजी से जोड़िए। आप एक आइसोलेटेड एरिया में मार्केट दुकान खोलते हैं, और आप एक मार्केट के अंदर जहां उसी तरह के चीजें अवेलेबल है वहां दुकान खोलते हैं, या आप एक फैक्ट्री खोलते हैं आइसोलेटेड जगह पर, या आप ऐसी जगह फैक्ट्री खोलते हैं जहां आसपास सब तरह के दूसरे फैक्ट्रीज भी होते हैं। कौन सा कन्वीनियंट है आपके लिए? जिस जो जो आप सराउंडिंग में सेम नेचर वाले चीजों को आप देखते हैं। तो जैसे आजकल वो सब कहते हैं SEZ, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एजुकेशनल जोन, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन। अब जैसे अमेरिका में बॉस्टन वगैरह है, जहाँ वो एजुकेशनल हब है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एक ही जगह पर हो जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बच्चा यहाँ से निकले वहां चले जाए, वहां से निकले वहां चला जाए, मेडिकल ना। अब तो मोस्ट ऑफ सिटीज में जो जो यूनिवर्सिटीज आजकल होते हैं वो एक्चुअली एजुकेशनल हब होते हैं। आपको कहीं, आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है भी वहीं पढ़ोगे, मेडिकल भी वहीं पढ़ोगे, आपको आर्ट्स पढ़ना है वहीं पढ़ोगे, फिजिक्स पर साइंस पढ़ना है वहीं पढ़ोगे, सब एक ही जगह मिल जाता है। इसी तरह आप मॉल्स बनते हैं या जो मार्केट बनते हैं, क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति, आपको जो चाहिए वो आसपास एरिया में मिल जाता है। ये कम्युनिटी फीलिंग की बड़ा महत्व होता है। आप अगर विद्वान है, ज्ञानी है, जो कुछ भी है, अगर आप विद्वानों के बीच में रहते हैं, विद्वानों के सत्संग में रहते हैं, तो आपका डे टू डे, रोज आप कुछ भी ना करते हैं तो भी आपका ज्ञान बढ़ता रहता है।
कहते हैं प्राचीन काल में काशी में रहने वाला, इवन काशी में रहने वाला कोई मूर्ख भी जो हल चलाता हो या किसी के घर में नौकरी करता हो, वो किसी दूसरे शहर में रहने वाले ब्राह्मण से या विद्वान से भी बड़ा विद्वान होता था। उसको इवन आज भी, मतलब आज तो इतना अब नहीं रहा, मतलब इवन मॉडर्न एज में भी ये था। अगर काशी से कोई गया हुआ है, स्पेशली अगर वो रिलीजियस फील्ड में, संस्कृत फील्ड में, अगर कोई कहे कि मैं बनारस से या काशी से आया हूँ, तो बाकी भारत भर के संस्कृत पढ़े हुए लोगों में थोड़ी खौफ आ जाती है। अब वो रियलिटी में वो तो बाद में पता लगता है कि भाई कितना जानता है, नहीं जानता है। क्यों? भाई बनारस से, बनारस में गली गली में पंडित भरे पड़े, घर घर में विद्वान है, इंस्टीट्यूशंस हैं। आप बस घूमने फिरने चले जाओ, नौकरी झाड़ू पोंछा करने चले जाओ विद्वानों के घर में, रोज 10 साल के बाद आपको भी इतना ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि डिस्कशन होता है? बात समझ में आती है? तो विद्वानों के बीच में रहेंगे विद्वान। नंबर टू, क्षत्रिय वैश्य। अब क्षत्रिय जहां रहेंगे वहां विद्वानों को रहना चाहिए, वैश्य जहां रहे। क्यों? भाई खाली पढ़ लिख करके जिंदगी भी तो, जिंदा भी तो रहना है। पैसा कहाँ से आएगा? खेती बाड़ी तो आपको नहीं करना, लड़ाई आपको, रूलिंग तो नहीं करनी, आपको बिजनेस नहीं करना, तो आप जिंदा किसके भरोसे रहोगे? क्षत्रियों के भरोसे, वैश्यों के भरोसे। वही तो आपको देंगे पैसा या गुजारा करने की, ब्राह्मणों को जो भी ये है, तो उनके आसपास वो होना चाहिए। तो इसलिए वो एक इकोसिस्टम होता है जहां आप अपनी पेट भी पाल पाते हो, वृत्ति जिसको कहते हैं, और आपकी जो प्रोफेशन है, काम है, वो भी आप आसानी से कर पाते हो। इसीलिए ये निवेदन है कि जो भी द्विज हैं, वो जो उस एरिया में रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, कि उनको ये प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए वहां रहे। बाकी शूद्र तो कहीं भी रहे, उसको जहां अच्छा जॉब मिले, अच्छा पैसा मिले, अच्छा काम मिले, वो वहां जाएगा। माइग्रेशन तो आप आज भी होता है। और सबसे बड़ा माइग्रेशन दुनिया में किन लोगों की होती है? जो अनस्किल्ड हैं, कम स्किल्ड हैं, वही लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उनको जॉब नहीं। पूरे देखिए, ये तो अमेरिका में अलग चीज है, इंडिया से मोस्टली पढ़े लिखे लोग आए हैं, पर मोस्टली मैंने बोला यहाँ भी बहुत सारे वो लोग आए हैं जो पंजाब वगैरह से आए हैं। तो ये जो सब आते हैं इलीगल के तरीके से, वो क्या करते हैं? वो छोटे मोटे जॉब करते हैं। पर अमेरिका को छोड़ के मोस्ट ऑफ जगह आप पूरे मिडिल ईस्ट में देखिए, यूके में देखिए, यूरोप में देखिए, जहां देखिए, वो किस टाइप के लोग मैक्सिमम होते हैं? ये जो वृत्तिकर्षिता, जो जॉब के लिए परेशान, जिनको रोजी रोटी थोड़ा ज्यादा कमाना है, थोड़ा कम पैसा नहीं चलता है। हाईली एजुकेटेड लोगों की नंबर अमेरिका को छोड़ करके और यूरोप के कुछ देशों को छोड़ करके इंडियन आपको कम मिलेगा। जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, वो माइग्रेट करते रहते हैं उनके जॉब के लिए। जो हाईली एजुकेटेड है वो तभी मूव करते हैं जब उनको इससे बेटर चांस मिलता है, या अपने एरिया में चांस नहीं मिलता, या इससे बेटर पैसा मिलता है। और ब्राह्मण भी बहुत माइग्रेट, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह भी बहुत माइग्रेट किया है, वैश्य लोगों ने भी खूब माइग्रेट किया। और ये जो माइग्रेशन है पिछले 300 400 200 300 साल की, वैश्यों की माइग्रेशन हम देखते हैं। भारत की ऐसी कोई शहर नहीं है, छोटा टाउन नहीं है, कस्बा नहीं है, जहां आपको मारवाड़ी नहीं मिलेगी, या हरियाणा से, राजस्थान से या गुजरात से गए हुए लोग नहीं मिलेंगे। किसी भी कोने में आप तमिलनाडु चले जाओ, आप बंगाल चले जाओ, आसाम चला जाओ, आप मेघालय चले जाओ, आपको छोटे से छोटे कस्बा में एक हिंदी स्पीकिंग का दुकान मिलेगा। कुछ नहीं तो एक ग्रोसरी स्टोर मिलेगा। बात करो, या तो वो मारवाड़ी होगा, या हरियाणा वगैरह से, पंजाबी वगैरह से आया होगा, या गुजरात से आया। ये तीन चार है। वो कौन है? वैश्य है। क्योंकि अब उनको मुश्किल होने लगा। और ये उनको आप पूछो कब से है जी? ये तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है, पांचवी पीढ़ी है। 35 साल पहले की बात है।
तब मैं संस्कृत प्रचारक था, तो शुरुआती में उड़ीसा में अलग अलग जिलों में, शहरों में, इवन ट्राइबल एरिया में भी जाने का मौका मिलता था। तब किसी भी बिल्कुल रिमोट ट्राइबल एरिया में जाओ, वहां अगर दो चार दुकानें, एक दुकान तो मारवाड़ी का जरूर मिलेगा। बोले इतने रिमोट एरिया में जहाँ नॉर्मल लोग नहीं जाते, वहां वो मिलेंगे। ये कब से है जी? 100 साल से, 200 साल से, पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं। क्यों? वृत्ति, है ना। जहां जॉब मिले, जहां पैसा मिले, लोग जाते हैं। तो ये वैश्यों का माइग्रेशन भारत में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई ज्यादा रिसर्च बुक तो नहीं पढ़ा, जो मेरे एक्सपीरियंस से, तो मैंने असम में भी बहुत सारे नलवाड़ी बरपेटा से छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी गया हूँ, बंगाल में भी गया हूँ, केरला में भी गया हूँ। वहां आपको कोई ना कोई मारवाड़ी, मतलब वैश्य जिसको हम कहते हैं, बनिया व्यापारी, आपको वो मिलेंगे, मोस्टली नॉर्थ इंडिया से। लेकिन व्यापार, है ना, अगेन आप ध्यान रखें, आर्यावर्त सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यही मिलते थे। अब लीजिए ब्राह्मणों पर आते हैं। ब्राह्मणों की माइग्रेशन की जो हमें मिलता है, वो 1000, 1500, 2000 साल पुराना है। अब किसी भी स्टेट के ब्राह्मणों से पता करिए, तो आपको उसमें मैक्सिमम ब्राह्मण मिलेंगे जो नॉर्थ इंडिया से ही लाए गए हैं। वो उन दिनों राजा लोग होते थे, राजाओं को चाहिए कि भाई हमारे यहाँ यज्ञ करना है, हमारे यहाँ वो नहीं है, तो वो मंगवाते थे बाहर से। वो कहाँ से मंगवाते थे? वो फिक्स होते थे, कश्मीर में, मिथिला में, काशी में, कन्याकुब्ज में, विदर्भ में, कुछ फिक्स जगह ऐसे होते थे जहाँ ब्राह्मण ज्यादा, ब्राह्मणों की नंबर तो वैसे ही कम होती है, तो वो वहां से बुलाते थे। तो अभी भी वो, आप उनसे देखिए, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लड़ाई तो इसी की है। ये जब से ये आर्य द्राविड़ झगड़ा वहां क्रिएट किया गया, तो ये जो डीएमके पार्टी वगैरह है, जो द्राविड़ पार्टीज, वो कहते हैं ये जो तमिल ब्राह्मण है, ये तो सब नॉर्थ इंडियन है, और उनको बहुत जुल्म करते हैं, उनको भगाते हैं। कहते हैं ये सब, अच्छा वो क्या मार्क क्या करते हैं कि ये गोरे होते हैं और जो और जो द्राविड़ है वो काले हैं, और ये सब नॉर्थ इंडियन है, ये गोरे। अच्छा, तमिल ब्राह्मण सचमुच उनको नॉर्थ इंडिया के नॉर्मल लोगों से भी ज्यादा गोरे दिखते हैं, है ना। तो उनका रंग भी ज्यादा होता है, तो उनको खूब जुल्म किया जाता है। तो पूरे भारत में, दुनिया भर में तमिल ब्राह्मण फैल गए, क्योंकि तमिलनाडु में उनके ऊपर पिछले 30-40 साल से, अभी तो थोड़ा कम है, अत्यधिक उन पर जुल्म हुआ। अलग 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 तरीके से रेस्ट्रिक्शन, दुनिया भर की चीजें होने लगा, वो भागने लगे। और वो सच है, सच है कि वो ब्राह्मण मोस्टली, जिसको हम आर्यावर्त कहते हैं, वो नॉर्थ इंडिया से ही होते हैं। आर्यावर्त मतलब नॉर्थ इंडिया, इंक्लूडिंग मध्य देश, मध्य प्रदेश वगैरह मिला के, महाराष्ट्र और उधर मिला के, बंगाल वगैरह लेके कर सकते